नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त पंकज श्रीवास्तव। हिस्ट्री क्लिनिक में आपका स्वागत है। हिस्ट्री क्लिनिक में हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। पिछले एपिसोड में हमने भगत सिंह के विचारों पर बात की थी। हमने समझा था कि कैसे वे मजदूरों और किसानों का राज स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, लेनिन से प्रभावित थे और भारत में भी रूस की तरह बोल्शेविक क्रांति करना चाहते थे। साथ ही धर्म और ईश्वर के विचार को शोषण का हथियार मानते थे, नास्तिक थे और अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने विस्तार से इस पर लिखा है। आज हम बात करेंगे भगत सिंह और कांग्रेस तथा उसके नेताओं के साथ उनके रिश्तों पर। 9 मई 2018 को कर्नाटक के बीदर में पीएम मोदी ने कहा कि जब भगत सिंह जेल में बंद थे तो कोई कांग्रेस नेता उनसे मिलने नहीं गया। सच्चाई इसके उलट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर जेल में 8 अगस्त 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों से मुलाकात की थी, जो प्रशासन के दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे थे। इस बाबत नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वे सब लोग बहुत कमजोर दिख रहे थे और बिस्तर पर थे। उनसे बहुत ज्यादा बात करना भी मुश्किल लग रहा था। भगत सिंह के पास एक आकर्षक बौद्धिक चेहरा था जो उल्लेखनीय रूप से शांत था। उनमें कोई क्रोध नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ही सज्जनता से बात की, लेकिन मुझे लगा कि जो कोई भी 1 महीने तक उपवास करता है आध्यात्मिक और सौम्य दिखता है। खैर, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यह अलग बात है कि इतिहास सदियों बाद भी बोलता रहता है और झूठ की चमकीली चादरें चिंदी चिंदी होकर बिखर जाती हैं। सच्चाई यह है कि भगत सिंह और नेहरू वैचारिक मतभेद के बावजूद एक दूसरे के प्रशंसक थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस और नेहरू कांग्रेस के 2 चमकते सितारे थे, लेकिन भगत सिंह नेताओं और उनके विचारों का बहुत बारीक परीक्षण करते थे। भगत सिंह ने एक लेख लिखकर नौजवानों से सुभाष चंद्र बोस के बजाय नेहरू का साथ देने का आह्वान किया था। जुलाई 1928 में कीर्ति में छपे इस लेख का शीर्षक था नए नेताओं के अलग अलग विचार। भगत सिंह लिखते हैं, सुभाष बाबू मजदूरों से सहानुभूति रखते हैं और उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं। पंडित नेहरू एक क्रांति करके सारी व्यवस्था ही बदल देना चाहते हैं। सुभाष भावुक हैं, दिल के लिए नौजवानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, पर मात्र दिल के लिए। दूसरा युगांतरकारी है, जो कि दिल के साथ साथ दिमाग को भी बहुत कुछ दे सकता है। इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की सख्त जरूरत है और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके अंधे पैरोकार बन जाना चाहिए, लेकिन जहां तक विचारों का संबंध है वहां तक इस समय पंजाबी नौजवानों को उनके साथ लगना चाहिए, ताकि वे इनकलाब के वास्तविक अर्थ, हिंदुस्तान के इनकलाब की आवश्यकता, दुनिया में इनकलाब का स्थान क्या है आदि के बारे में जान सकें। यही नहीं, अपने वकील प्राणनाथ मेहता से उन्होंने अपने अंतिम संदेश में यह भी आग्रह किया कि वे पंडित नेहरू और सुभाष बोस को उनका धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने उनके केस में गहरी रुचि ली। बहुत लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह फांसी से बच सकते थे। इसके लिए महात्मा को बार बार कोसा जाता है। सच्चाई ऐसी नहीं है। गांधी जी ने वायसरॉय इरविन को भगत सिंह की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए 18 फरवरी, 19 मार्च और 23 मार्च 1931 को चिट्ठियां लिखी थी। गांधी जी ने वायसरॉय को लिखा था कि यदि आप फांसी के फैसले की सजा में परिवर्तन करते हैं तो आप क्रांति पक्ष को बहुत हद तक शांत कर सकते हैं। ये रोज रोज का खून खराबा रुक सकता है। लेकिन अंग्रेजों के लिए तो भगत सिंह महज हत्यारे थे, जिन्होंने अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या की थी। यही नहीं, भगत सिंह की फांसी रद्द होने को लेकर बढ़ रहे दबाव के खिलाफ तमाम अंग्रेज अधिकारियों ने लॉर्ड इरविन को इस्तीफा देने की धमकी भी दी थी। जाहिर है, अंग्रेज किसी भी कीमत पर भगत सिंह को फांसी देने पर आमादा थे। खैर, भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहां महात्मा गांधी ने खुद भगत सिंह की शहादत पर एक प्रस्ताव लिखा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस में रखने की जिम्मेदारी नेहरू ने उठाई। गांधी जी का प्रस्ताव रखते समय भगत सिंह के बारे में नेहरू ने
29 मार्च 1931 को जो कहा उस पर गौर कीजिए। नेहरू ने कहा, भगत सिंह की फांसी से मुल्क में एक अजीब लहर फैल गई है। क्या वजह है कि आज भगत सिंह का नाम सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है? भगत सिंह का नाम क्या कीमत हमारे लिए रखता है? आज भगत सिंह सबका प्यारा हो रहा है। गांव गांव का बच्चा इसका नाम जानता है। आज घर घर में इसके नाम की चर्चा है। इसकी कोई वजह जरूर है। भगत सिंह क्या था? वो एक नौजवान लड़का था। उसके अंदर मुल्क के लिए आग भरी थी। वो शोला था। चंद महीनों के अंदर वो आग की एक चिंगारी बन गया, जो मुल्क में एक कोने से दूसरे कोने तक आग बनकर फैल गई। मुल्क में अंधेरा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। उस अंधेरी रात में एक रोशनी दिखाई देने लगी। हमने शांति के तरीकों को छोड़कर दूसरे तरीकों की हमेशा बुराई की है। आज भी हम वही कार्यवाही करेंगे। आज हम फिर शांति के सामने सिर झुकाते हैं। इस रेजोल्यूशन में हमने ये लिखा कि हम भगत सिंह इत्यादि के तरीकों से अलहदा हैं, लेकिन हम उनकी बहादुरी के सामने सिर झुकाते हैं। हम अजहद बहादुरी के सामने सिर झुकाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि भगत सिंह के मुकदमे में कानूनी ज्यादती हुई है। उनका मामूली अदालत में ही मुकदमा करना चाहिए था। यह भी गौर करने की बात है कि गांधी जी ने कभी अपने लिए सजा कम करने की मांग नहीं की। अहिंसा के इस पुजारी का मानना था कि राजा के कानून की नजर में जो भी अपराध वो करेंगे उसकी सजा भी भुगतेंगे। और खुद भगत सिंह अपनी फांसी को क्रांति के विचारों को फैलाने का माध्यम बना रहे थे। जिसने भी उनकी ओर से सजा माफी की बात की उसे उन्होंने गद्दार माना। जी हां, गद्दार। और इस मसले पर उन्होंने अपने पिता को भी बरी नहीं किया, जिन्होंने ऐसी कोशिश की थी। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन बेटे की फांसी की बात से विचलित थे। 4 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। पूज्य पिताजी, मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी। मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूं। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा सख्त न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता। लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। यानी भगत सिंह अपने पिता को भी माफ नहीं कर पाए। गांधी जी को कैसे करते, आप खुद सोचकर देख लीजिए। भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फेंका था उसका मकसद किसी की हत्या करना नहीं था। वे बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका करना चाहते थे। गांधी से उनके मतभेद के बावजूद वे अहिंसा के महत्व को अच्छी तरह समझ रहे थे। इसीलिए कौम के नाम संदेश में उन्होंने लिखा, ये बात प्रसिद्ध ही है कि मैं आतंकवादी रहा हूं, परंतु मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं, जिसके कुछ निश्चित विचार और निश्चित आदर्श हैं और जिसके सामने एक लंबा कार्यक्रम है। मुझे यह दोष दिया जाएगा, जैसा कि लोग रामप्रसाद बिस्मिल को भी देते थे, कि फांसी की कालकोठरी में पड़े रहने से मेरे विचारों में भी कोई परिवर्तन आ गया है। परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार अब भी वही हैं। मेरे हृदय में अब भी उतना ही और वैसा ही उत्साह है और वही लक्ष्य है जो जेल के बाहर था। पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम बम से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से बहुत आसानी से मालूम हो जाती है। केवल बम फेंकना न सिर्फ व्यर्थ है, अपितु बहुत बार हानिकारक भी है। उसकी आवश्यकता किन्हीं खास अवस्थाओं में ही पड़ा करती है। हमारा मुख्य लक्ष्य मजदूरों और किसानों का संगठन होना चाहिए। यानी भगत सिंह का मतलब बम पिस्तौल नहीं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का नाश करते हुए मजदूरों और किसानों का राज स्थापित करना है।
वे मानते थे कि कांग्रेस में नेहरू ही हैं जो इस दिशा में काम कर सकते हैं। बाद में नेहरू ने जिस तरह समाजवादी रास्ते पर चलने का फैसला किया, उसे यह बात कुछ हद तक सही भी लगती है। यह अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी नेताओं ने कांग्रेस की वैचारिक धार कुंद कर दी और वो समय के साथ समाजवादी ढंग का समाज बनाने के अपने लक्ष्य को भुला बैठी। सच्चाई यह है कि ना महात्मा गांधी का सपना पूरा हुआ और ना भगत सिंह का। आजाद भारत पर इन दोनों नेताओं का कर्ज है और वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक की तरह आज हमें नजर आते हैं। हिस्ट्री क्लिनिक में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। मीडिया विजिल से जुड़ने का शुक्रिया। आप हमारा ट्विटर हैंडल फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और नीचे दिए लिंक पर जाकर हमारी आर्थिक मदद करें ताकि इस खटाटोप में जहां मीडिया पर पूरी तरह कॉरपोरेट का कब्जा है, हम जनता की बात, जनता के मुद्दे और जनपक्ष विचार को बराबर जगह दे सकें, प्रसारित कर सकें। बहुत शुक्रिया।